ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीली और शुरुआत करेंगे इस समय की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई। अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि युवाओं की संख्या से अधिक वोट डाले गए। जवाब में बीजेपी ने राहुल को देशद्रोही बताते हुए उन पर देश के अपमान का आरोप लगा दिया। दूसरी खबर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की है, जिन्होंने भारत पहुंचकर पूरे परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी, जिसमें टैरिफ, ट्रेड और सुरक्षा समेत कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर बात होगी। बात जम्मू कश्मीर की, जहां रामबन में बादल फटने के बाद जो हालात थे उसे याद कर कई टूरिस्ट अभी भी डरे हुए हैं। लोग अपनी गाड़ियों की खिड़कियां तोड़कर भागे और अपनी जान बचाई। और जल सैलाब के बाद रामबन का मंजर अब कुछ ऐसा है। शहर के सबसे बड़े होटल की 2 मंजिलें पूरी तरह से मलबे में दब गईं, जबकि होटल के बाहर खड़े वाहनों का कोई अता पता नहीं है। और जब ये यहाँ हादसा हुआ, लोग जो हैं वो कमरों में सो रहे होंगे और जब तक ये कुदरती आफत यहाँ पर कहर बनी, जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक यहाँ नुकसान हो गया था। कई लोग रामबन अपने पूरे परिवार के साथ घूमने आए थे। रात के 3:30 बजे चारों तरफ से पानी आना शुरू हुआ तो जान बचाने में ही भलाई दिखी। हम तो सोए हुए थे, हमें जगाया गया और कहा भाग जाओ, तो हम भागे। पंजाब से श्रीनगर घूमने आए गुरुदेव सिंह थोड़ा इंतजार कर हालात समझना चाहते थे, लेकिन बाद में जान पर ही बनाई। तो फिर पानी और चढ़ने लगा, पानी दोनों तरफ से पानी हो गया। ठीक है, फिर हम पीछे खिड़की थी वो तोड़ी, वो तोड़कर फिर हम बाहर निकले। लैंडस्लाइड के बाद इस होटल के चारों तरफ मलबे के साथ बहकर आए सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं। रामबन में लैंडस्लाइड के बाद हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान हैं। सड़कें और मकान बर्बाद हो चुके हैं, रहने को छत नहीं बची। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा फैला हुआ है। रामबन की तस्वीरें देखने से साफ पता चलता है कि अब यहाँ के लोगों के सामने अपना आशियाना बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। घरों में मलबा भरा हुआ है, लोग अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर सफाई में जुटे हैं। इस सड़क को लोग सर्विस लेन की तरह इस्तेमाल करते थे। गाड़ियां नहीं चलती थी, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए यही रास्ता एकमात्र विकल्प था। लैंडस्लाइड में वो भी तबाह हो गया। जो पानी का इतना फ्लो आया है, ये सब निकल गया है, 3-4 फीट नीचे हो चुका है। ये सरफेस प्लेन थी, इसमें कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आती थी, लेकिन सरफेस प्लेन थी कि लोगों के फुटपाथ की तरह बनाया था चलने के लिए। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बुरा हाल हो चुका है। पूरे शहर में हर तरफ तबाही तबाही दिखती है। लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा के घरों के सामने भी इतना मलबा है कि आना जाना भी मुश्किल है। रामबन के कोहबाग इलाके में बना ITI कॉलेज भी कुदरत के कहर से नहीं बच पाया। कंप्यूटर लैब से लेकर सबसे बड़ा क्लासरूम तक लैंडस्लाइड के बाद तबाह हो गया है। और ये वही कंप्यूटर लैब है जिसे ITI कॉलेज के स्टाफ ने बड़ी मेहनत से बनाया था। ये कमरा दरअसल ITI का प्रैक्टिकल की क्लास थी। यहाँ पर प्रैक्टिकल होते थे, क्या कंप्यूटर के प्रैक्टिकल हो, क्या मोटर मैकेनिक के प्रैक्टिकल हो, यहाँ पर होते थे। लेकिन कुदरती आफत के बाद पूरा कैंपस ही तबाह हो गया। कॉलेज में जब तबाही मची तो लाखों रुपए का सामान भी कबाड़ हो गया। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। वहाँ से पानी जो फ्लो आया है तो पार्टीशन वॉल को तोड़ते हुए कि साथ में हमारे सिस्टम इस साइड से और साइड से लगे हुए थे, तो वो सब कुछ वो तबाह कर दिया है। वो बाकी भी इंस्ट्रूमेंट थे, टेबल वगैरह जितना भी चीज़ें थी, वो सारे ही इस समय यूजेबल नहीं रहे हैं। ITI कॉलेज कोहबाग इलाके का सबसे बड़ा सरकारी संस्थान था, लेकिन अब यह खंडहर में बदल चुका है। रामबन में लैंडस्लाइड के बाद कई सड़कें तबाह हो चुकी हैं। नेशनल हाईवे 44 पूरी तरीके से बंद है। सबसे बड़ी मुसीबत उनके साथ हुई जिनकी शादी आज होनी थी। दूल्हा अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ टूटी सड़कें और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए ससुराल की तरफ निकल पड़ा। करीब 10 किलोमीटर का रास्ता सबने पैदल ही तय किया। घर से तो आज ही निकले हम सुबह कोई 6 बजे। तो अभी हमने यहाँ पे फ्लावर पे गाड़ियाँ रखी हुई है, तो पैदल ही जाएंगे आगे तक। मशकूर के सामने मुश्किल ये है कि शादी के बाद दुल्हन को इसी रास्ते से पैदल लेकर जाना है। इसे लेके आना पड़ेगा अगर रास्ता क्लियर नहीं हुआ। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं जल्दी से जल्दी NH 44 को क्लियर करे। रामबन में जिस जगह पर बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वहाँ से आज एक बारात गुजरी। महिलाएं नाच रही थी और सबसे पीछे बैंड बाजे बज रहे थे। दूल्हे का कहना है कि उसकी शादी की खुशियाँ खत्म हो चुकी हैं।
सर खुशी तो क्या ही कह सकते हैं, पहले आप देखो नेचर जो इतना बड़ा डिजास्टर आया, खुशी तो क्या ही होगी। चलो अब तो ये टाइम शादी करनी पड़ रही है, अब क्या ही करेंगे, शादी भी करनी है, मगर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। हाईवे कब खुलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन पूरी तरह से इसे शुरू करने में कम से कम 5 दिन लग सकते हैं। रामबन के कोहबाग इलाके में सबसे ज्यादा कोहराम मचा है। लोग बर्बादी के बाद अपने बचे खुचे सामान को इकट्ठा करने में जुट गए हैं। कई लोगों के पास तो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कोहबाग की रुबीना का घर पूरी तरह से मलबे में बदल गया। किसी तरह से जान तो बच गई, लेकिन सरकारी मदद न मिलने से भूखों मरने की नौबत आ गई है। बहुत मुश्किल से जान बचाई। जो 30-40 साल में कमाया था सारा कुछ चले गया, कुछ नहीं रहा। पैसा था, जेवर था, कपड़ा था, जो भी कुछ था घर में, कुछ लेके घरों से नहीं निकले। बस घर का सारा सामान बर्बाद हो गया। बेडरूम से किचन तक सिर्फ मलबा ही मलबा है। ये कमोवेश बेडरूम रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 बेड हैं, लेकिन बेड का बिस्तरा और मैट्रेस और ओढ़ने वाली चादर ये सब कहाँ है, शायद ही कोई बता पाए। पूरे रामबन में लैंडस्लाइड के बाद बिजली गायब है। करीब 30 घर इस कुदरती आफत में पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। आज सुबह दिल्ली के लॉरेंस रोड में लोगों को आसमान में अचानक काला धुआं दिखने लगा। कुछ ही मिनटों में पता लगा कि इलाके की एक फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई है और उसी आग की वजह से दिल्ली का ये केशवपुरम इलाका नींद खुलते ही दहशत में आ गया। इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्रियों की दीवारें एक दूसरे से सटी थी। आग लगी तो आसपास की इमारतों को भी खाली करवाया गया। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से तक पानी पहुंचाने के लिए पहले क्रेन से मदद ली गई। इसके बाद फायर टीम के कर्मचारी धीरे धीरे बिल्डिंग के हर हिस्से तक पहुंचे। इस फैक्ट्री में जो जूते बनाने का जो काम है वो होता था, और इसके साथ बगल वाली जो फैक्ट्री है उसमें चप्पल बनाने का जो काम है वो होता था। सुबह 7:20 पर फायर ब्रिगेड की टीम को आग की सूचना मिली थी। मौके पर फायर की गाड़ियां भेजी गई, लेकिन ग्रेविटी को देखते हुए इसको मैक्सिस फायर घोषित किया गया। टोटल 18 गाड़ियां फायर पे काम कर रही हैं। दमकल की 18 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। समय रहते अगर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंचती तो इलाके की दूसरी बिल्डिंग भी खाक हो सकती थी। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या के मामले में उनकी पत्नी और बेटी अभी भी पुलिस हिरासत में है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व डीजीपी की पत्नी ने ही उनकी हत्या की है। वारदात को बेंगलोर के इसी घर के अंदर अंजाम दिया गया था। 2017 में रिटायर होने के बाद डीजीपी ओम प्रकाश अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रहते थे। बताया गया कि उनकी पत्नी पल्लवी से उनकी बनती नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक 19 तारीख को पत्नी और पूर्व डीजीपी के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद पत्नी ने पहले तो उनके चेहरे पर मिर्ची पाउडर फेंका, फिर जब ओम प्रकाश इधर उधर भागने लगे तो उन्हें पकड़कर कई बार चाकू से वार किया, जिससे पूर्व डीजीपी की मौत हो गई। हालांकि मामले में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। Murdered, they say by his own wife. Until and unless we get the investigation report, we cannot conclude anything. डीजीपी के शरीर को 15 जगहों पर गोदा गया था। बताया गया कि हत्या के वक्त पूर्व डीजीपी की पत्नी और बेटी उनके साथ थी, लिहाजा दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक पूर्व डीजीपी और पत्नी के बीच घर के अंदर ही जमीन विवाद पर लड़ाई होती थी। पैसों का विवाद इतना बढ़ गया था कि एक बार तो पत्नी बेंगलुरु के थाने में धरना देने पहुंच गई थी। बताया गया कि रविवार की दोपहर भी घर पर पुरानी बातों पर ही झगड़ा हुआ, जिसने देखते ही देखते एक बुजुर्ग पत्नी के हाथों ही अपने बुढ़ापे का सहारा पति की हत्या करवा दी। आरोप है कि हत्या के बाद पत्नी ने अपने दोस्त को वीडियो कॉल किया और कथित तौर पर कहा, मैंने राक्षस को मार दिया है। हत्या वाली रात ही पुलिस को पत्नी पर शक हो गया था। हालांकि अभी तक पुलिस ने भी खुलकर पत्नी का नाम नहीं लिया है। Things may be internal in nature, but we are still to. But still, we see all these things will take time. जांच में पूर्व डीजीपी की पत्नी की मानसिक बीमारी का भी पता चला है, जिसकी वो लंबे समय से दवाइयां ले रही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। अमेरिका में उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में संख्या से ज्यादा वोटिंग हुई, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन शहर के ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. राहुल ने सवाल उठाते हुए कहा
कि चुनाव आयोग से शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े मिले थे, लेकिन 5:30 से 7:30 बजे के बीच जब वोटिंग बंद हो जानी चाहिए थी, उस समय 65 लाख लोगों ने वोट डाला। For a voter to vote, it takes approximately 3 minutes, and if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. राहुल ने वीडियोग्राफी ना कराने का भी मुद्दा उठाया। So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear. बीजेपी ने राहुल पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, वो जाकर विदेश की धरती पर हिंदुस्तान को अपमानित करे और उन्हें लगता हो कि लोग उस पर विश्वास करेंगे, तो वो उनका भ्रम है। राहुल गांधी पहले भी अमेरिका, ब्रिटेन और कई देशों में जाकर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के सवाल के बाद एनडीए हमलावर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल हार से परेशान हैं, तो वहीं शिवसेना ने राहुल के बयान का समर्थन किया। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल को आरोप लगाने की जगह जीत के लिए काम करना चाहिए। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। एनडीए के सहयोगी संजय निषाद ने कहा कि सिर्फ हार वाले राज्यों में सवाल क्यों उठाते हैं, जीतने पर कुछ नहीं कहते। आप उपभोग भी करेंगे और आरोप भी लगाएंगे। एनडीए के नेता अमेरिका में राहुल गांधी के बयान की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना उनके साथ खड़ी है। मंगल में जाकर तूने बात किया ना, चंद्रमा में जाकर, पृथ्वी पर भूमि पर जाकर ही बात किया है। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां सच बोलते हैं। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा कि बीजेपी तथ्यों पर बात क्यों नहीं करती। जब तक इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा, दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। फिलहाल राहुल के बयान पर सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ समय से एनर्जी ड्रिंक्स का चलन काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन ऐसे ड्रिंक्स पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि इनसे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। एनर्जी ड्रिंक्स से होने वाले नुकसान को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार अब इसकी बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। दरअसल पंजाब सरकार के मुताबिक बाजार में बिक रहे एनर्जी ड्रिंक्स का बच्चों की सेहत पर, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। आरोप है कि एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिनसे बच्चों को उनकी लत लग जाती है। भगवंत मान सरकार बहुत जल्द एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री से जुड़ी हुई अधिसूचना भी जारी करने वाली है, जिसके बाद स्कूल और कॉलेजेस के 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक्स नहीं बेची जा सकेंगे। पंजाब सरकार एनर्जी ड्रिंक्स में मिलने वाले कैफीन और बच्चों पर पड़ने वाले उसके असर का सर्वे भी करवा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दुनिया के कई देशों में ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स की बच्चों के लिए बिक्री पर रोक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे ड्रिंक्स की लत लग सकती है और वो इसे नशे की तरह इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात। यूपी के कुशीनगर में रफ्तार के जुनून ने शादी के जश्न को मातम में बदल दिया। ये घटना रामकोला थाना क्षेत्र की है। यहां 8 लोग कार से बारात लेकर जा रहे थे, लेकिन उनकी कार सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई, जिससे कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसमें सवार सभी लोग अंदर ही दब गए। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की सांसें चल रही थी। उन्हें बाहर निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान अंदर फंसे दोनों व्यक्ति दर्द से कराह रहे थे। हादसे में जिंदा बचे दोनों युवकों को इलाज के लिए पास के ही अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कार चला रहा शख्स शराब के नशे में था। वहीं एक्सीडेंट की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। गम के माहौल में शादी तो हुई, लेकिन लड़के वालों ने दुल्हन की विदाई को फिलहाल के लिए टाल दिया। दिल्ली के सीलमपुर कुणाल हत्याकांड में गिरफ्तार नई लेडी डॉन जिक्रा ने पहली बार आरोपों पर अपना पक्ष रखा है। जिक्रा ने कहा कि उसने कुणाल को नहीं मारा है। दिल्ली पुलिस जिक्रा को मेडिकल जांच के लिए ले गई थी। जिक्रा के साथ 2 पुरुष पुलिसकर्मी और एक महिला कांस्टेबल थी। सोशल मीडिया पर बिंदास रहने वाली जिक्रा मुंह ढककर पुलिस वालों के साथ जा रही थी। इसी दौरान पत्रकारों ने जिक्रा से आरोपों पर उसका पक्ष जानने की कोशिश की। कुछ कहना चाहोगे? क्यों मारा कुणाल को?
कुणाल को सर मैंने नहीं मारा, मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। जिक्रा ने अभी इतनी ही बात कही थी, तभी पुलिस वालों ने उसे तुरंत गाड़ी में बैठा लिया। जिक्रा को सीलमपुर इलाके में नई लेडी डॉन के नाम से लोग जानते हैं। वो सोशल मीडिया पर पिस्टल लेकर रील डालती रही है, अलग अलग अंदाज में रील बनाती थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिक्रा का कनेक्शन जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा से भी है और उसकी पत्नी लेडी डॉन जोया के लिए भी काम करती थी। जिक्रा धाक जमाने के लिए जोया की जगह लेना चाहती थी और इसके लिए वो सीलमपुर में कुछ लड़कों के साथ दबंगई करती थी। कुणाल हत्याकांड में भी जिक्रा मुख्य आरोपी है। इस मामले में पुलिस अब तक 2 नाबालिग समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें कई माओवादियों के मारे जाने की खबर है। मारे गए नक्सलियों में सेंट्रल कमेटी का खूंखार मेंबर प्रयाग मांझी उर्फ विवेक का भी नाम है, जिस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ मुंडा डोली गांव के पास लुगु पहाड़ पर शुरू हुई। सुरक्षा बल एंटी नक्सल अभियान के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे थे, तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली, जिसमें 8 से 10 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई। हालांकि अभी 6 माओवादियों का ही शव बरामद हुआ है, बाकियों की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों के मुताबिक दोनों तरफ से अब भी रुक रुक कर फायरिंग जारी है। अचानक हुई इस मुठभेड़ में ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान से उठा बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल ने निशिकांत के समर्थन में उतर आई हैं। निशिकांत दुबे ने वक्फ कानून पर छिड़ी हिंसा के लिए सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को जिम्मेदार बताया था, जिसके बाद बीजेपी ने निशिकांत के बयान से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन विपक्ष निशिकांत के बहाने बीजेपी पर हमलावर है। ये जो कुछ कहा गया ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। मांग निशिकांत दुबे पर अवमानना की कार्रवाई तक पहुंची है। न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पणी टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने इंदिरा गांधी का जिक्र कर बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री थी तब एक हाई कोर्ट के जज के फैसले से उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे इस्तीफा दे दें। तब ये लोग कहाँ थे? उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी बीजेपी पर हमलावर है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने मस्जिद खोदने का आदेश दिया था। क्या निशिकांत दुबे उस बारे में बात करना चाहते हैं? विपक्ष के सवालों के बीच बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने निशिकांत दुबे के बयान को सही ठहराया है। वो तो सही बात बोले हैं। अगर देश सीजीआई चलाएंगे और सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे तो दरकार नहीं है फिर पार्लियामेंट और राष्ट्रपति का, सारे सीजीआई ही करे। अग्निमित्रा पॉल ने ये भी कहा कि सांसदों और नीति निर्माताओं के फैसले को कोई कैसे नकार सकता है। और अब खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई। आईपीएल में तमाम क्रिकेटर्स के खेल में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इसी बीच बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया है। बीसीसीआई ने इस बार 34 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हुई है, जिनके पीछे पिछले साल घरेलू क्रिकेट नहीं खेलने की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था। वहीं आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश रेड्डी और आकाशदीप को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बीसीसीआई ने A+ ग्रेड में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जाडेजा को शामिल किया है। वहीं A ग्रेड में मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत का नाम है। B ग्रेड में सूर्य कुमार यादव हैं, कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर शामिल हैं। वहीं C ग्रेड की बात की जाए तो ईशान किशन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ समेत 19 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट की फीस की बात कर ले तो A+ ग्रेड के खिलाड़ी को 7 करोड़ रुपए सालाना, A ग्रेड के खिलाड़ी को 5 करोड़, B ग्रेड के खिलाड़ी को 3 करोड़ और C ग्रेड के खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर आए हुए हैं, तो उनका परिवार भारतीय संस्कृति के रंग में रंगा हुआ दिखा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने अपने बच्चों को भारतीय कपड़े पहनाए थे। कुर्ता पैजामा पहने जेडी वेंस के दोनों लड़के और अनारकली ड्रेस में आई उनकी बेटी को देखकर लग रहा था मानो उन्होंने कई दिनों पहले से ही भारत के दौरे की प्लानिंग कर रखी थी। अपनी भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के बाद सीढ़ियों पर जेडी वेंस के बच्चे इवान, विवेक और मारिबल को खेलते हुए देखा गया। बाहर आकर पूरे परिवार ने फोटोशूट करवाया। पूरे परिवार को मंदिर की तरफ से माला पहनाई गई थी।
पूरा परिवार जो था यहाँ पे मान लीजिए लगभग 1 घंटे तक जितने का समय बिताया, 55 मिनट्स अप्रॉक्स। तो 1 घंटे की ये जो इनका अनुभव अंदर रहा वो बहुत ही अविस्मरणीय था। जेडी वेंस के भारतीय कनेक्शन का सबसे बड़ा स्रोत उनकी पत्नी उषा वेंस को माना जाता है, क्योंकि उषा भारतीय मूल की ही है। उनका परिवार 1980 में पलायन कर आंध्र प्रदेश से अमेरिका पहुंचा था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति 3 दिन के भारत दौरे पर आए। जेडी वेंस व्यापार समझौते को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार से बातचीत करेंगे। आज उनके दौरे का पहला दिन था। पालम एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे। प्लेन से नीचे आते ही वेंस ने भारत सरकार के प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया। इसके बाद वो सीधे उस जगह पर पहुंचे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना था। इसके बाद पहली बार वेंस के बच्चों की झलक दिखी। कुर्ता पैजामा पहने उनके दोनों बेटों ने पहले अपने पापा को नीचे आकर गले लगाया। इसके बाद धीरे धीरे बेटी भी उतर रही थी। वेंस ने सीढ़ियों पर चढ़कर बेटी को अपनी गोद में उठाया। इस दौरान वो बेहद खुश दिखे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जेडी वेंस के बड़े बेटे से हल्के फुल्के सवाल पूछते हुए परिवार के साथ एयरपोर्ट से निकलते दिखे। अमेरिका के साथ बन रही ट्रेड डील के बीच वेंस का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद प्रदेश के कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। हत्या के बाद लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। विनय सिंह के समर्थकों ने नेशनल हाईवे जाम किया और नारेबाजी करने लगे। झारखंड राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष रहे विनय सिंह का शव खेत में मिला था। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई और पुलिस के खिलाफ गुस्सा दिखा। हत्या यहाँ नहीं हुई है, हत्या कहीं की गई है। अब कहीं की गई होगी, आपको देखने से बड़ी पता लगता है। आप पुलिस के पदाधिकारी, आपको नहीं पता, जब हम लोग आम आदमी है हमको पता लगता है, आपको नहीं पता लगता है। बताया जा रहा है कि विनय सिंह किसी निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे, तभी उन पर अटैक हो गया। इस हत्याकांड को राजनीतिक और संगठनों के बीच बढ़ते तनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।